दिस इज़ फंजी एजुकेशन। मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम क्लास 6 की एसएसटी का चैप्टर 5 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, आइए स्टार्ट करते हैं इसके मुख्य पॉइंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ कुछ लोग शासक कैसे बने। ठीक है, इनके इस पॉइंट पे देखते हैं। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए, जब जैसे हम लोग भी शासकों का जो शासक हैं उनका जो चुनाव कर रहे हैं वो मतदान के जरिए कर रहे हैं। लेकिन बहुत पहले जो शासक बनते थे वो क्या ऐसे बनते थे या कोई और नीति थी? तो कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले क्या होता था कि पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। जैसे इसमें से सबसे पहला है अश्वमेध यज्ञ। एक ऐसा यज्ञ होता था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था, मतलब जंगल में और सब छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने अगर रोक लिया तो उसे अश्वमेध करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी, युद्ध करना पड़ता था। ठीक है, अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब है कि वह उसकी राजा का सम्मान करते हैं, स्वीकार करते हैं उनकी अधीनता को। ठीक है, यानी वो ये मानते हैं कि जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है वह उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित भी किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा, जो विशिष्ट पुरोहित होते थे उनके द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसके लिए उन्हें उपहार से सम्मानित भी किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली भी माना जाता था। ठीक है, और जो यज्ञ में आमंत्रित होते थे सभी राजा उनके लिए उपहार लेके आते थे। इन आयोजन में राजा का मुख्य स्थान होता था, उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के विशेष आसन पर बैठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का एक सारथी भी होता था। ठीक है, आगे चलते हैं, जो उनकी विजयों और अन्य गुणों का भी गान करता रहता था। ठीक है, राजा के जो सगे संबंधी थे होते थे वो, और उनकी खासकर उनकी रानियां, पुत्र, ठीक है, ये सब जो लोग जो है छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। ठीक है, सारे जो राजा थे जो आए होते थे वो सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना रहता था। ठीक है, राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल का छिड़काव करते थे, साथ साथ अन्य अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता। यानी यहाँ जो है शूद्रों की जो है स्थिति दयनीय थी। ठीक है, उनसे जो है भेदभाव किया जाता था उस समय 3000 साल पहले। आगे चलते हैं। अब वर्ण कौन कौन थे? इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ भी रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये जो भी ऋग्वैदिक काल में, यानी ठीक है, उसके बाद जो ग्रंथ रचे गए उनको उत्तर वैदिक ग्रंथ भी कहे गए। इसके अंतर्गत कौन कौन से? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अन्य ग्रंथ भी शामिल हुए। पुरोहितों द्वारा जो ग्रंथ रचित किए गए हैं उसमें विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं और सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। कुछ समूह थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारी, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले, ये सब लोग शामिल थे। पुरोहित और योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक, व्यापारी भी धनवान थे। लेकिन दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, छोटे छोटे जो श्रमिक थे, मछली पकड़ने वाले, ये शिकारी वगैरह, ये निर्धन गरीब थे। ठीक है, पुरोहितों ने क्या किया कि लोगों को चार वर्गों में विभाजित कर दिया, जिसे हम वर्ण कहा गया। ठीक है,
उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे, मतलब इन्होंने कार्य के आधारित वर्ण व्यवस्था लागू की। पहला वर्ण ब्राह्मण का था। उनका काम क्या था? वेदों का अध्ययन करना और यज्ञ करना। इसके लिए उनको उपहार भी मिलता था राजा के द्वारा, ठीक है, वैश्यों के द्वारा, दोनों के द्वारा। दूसरा स्थान जो था शासकों था, जिन्हें क्षत्रिय भी कहा जाता था। उनका काम करना था युद्ध और लोगों की रक्षा करना। तीसरा स्थान था विश्व या वैश्य का, जिसमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे, ठीक है, यानी जो दूसरों का जो है पेट भरते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार भी प्राप्त था। यही मेन जो है, यही शासन के पहले और दूसरे स्तंभ थे जो शासन करते थे। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों की स्थिति इसमें दयनीय थी। इनको यानी इनका काम जो था वो तीनों वर्णों की सेवा करने का कार्य था, और इनमें इनका मतलब कोई भी अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं और शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरणता के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने, जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था, इसीलिए जो जल्लाद वगैरह थे या डोम वगैरह हैं, उनको शहर से बाहर जो है उनके लिए व्यवस्था की जाती थी। ठीक है, अभी भी जो हमारे जो ये डोम वगैरह हैं वो शहर से थोड़ा दूर पे ही हैं, किनारे हैं। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से भी श्रेष्ठ मानते थे। ठीक है, ब्राह्मणों द्वारा जो ये व्यवस्था चलाई गई उसको कई लोगों ने स्वीकार भी नहीं किया। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण जो निर्धारण था वो सही नहीं मानते थे। कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबको हो। कई मेल वहाँ भी आलोचनाएं हुई, छुआछूत को आलोचनाएं हुई। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का भी प्रभाव बहुत सीमित भी था। जनपद महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा न होकर के जनपदों का राजा माना जाने लगा। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह, जहाँ लोग बसते थे उसी को जनपद कहते थे। ठीक है, चित्रित धूसर पात्र, इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। ठीक है, इनका जो है प्रयोग ज़्यादातर खास मौक़ों पर भोजन परोसने के लिए किया जाता था। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की, जिसमें दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा प्रमुख मिला है। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में भी रहते थे, मवेशियों और जानवरों को भी पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसल उगाते भी थे। आगे चलते हैं। ये देखिए एक पात्र है, ठीक है, जो खाना देने के लिए यानी खाना परोसने के लिए किया जाता था। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाना जानते थे। ठीक है, इसमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग होते थे। ठीक है, इन्हें हम चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता था। कुछ सरल रेखाएं ज्यामितीय आकृतियों के रूप में भी थे। आगे चलते हैं। महाजनपद करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, जिन्हें महाजनपद कहा गया। ठीक है, आइए देखते हैं।
कई राजधानियों में भी किलेबंदी की गई, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट, पत्थर की ऊंची दीवार बनाई गई। ठीक है, जो महत्वपूर्ण ज़्यादा हुए उनकी सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से भी डर करके सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण भी किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि स्थापित भी किया। जैसे इसमें देखते हैं, ये है महाजनपद और जनपद और नगर। ठीक है, ये पूरा उज्जैन, राजगिरी, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, पांचाल, तक्षशिला, गांधार, ठीक है, कुरु, वज्जी, मगध, वैशाली, अंग, ये सब जो है ये जनपद हैं और कुछ महाजनपद भी हैं। जैसे कौशाम्बी महाजनपद में, मगध महाजनपद में, वैशाली महाजनपद में, तक्षशिला महाजनपद में, हस्तिनापुर महाजनपद में, उज्जैन महाजनपद में। ठीक है, आगे चलते हैं। ये राजा लोग भी सेना रखने लगे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था, यानी अब जो है वहाँ उनको वेतन भी दिया जाता था। ठीक है, और आहत सिक्कों का भी यूज़ होता था वहाँ। यहाँ है नीचे कौशाम्बी किले की दीवार। कौशाम्बी किले की दीवार है, ये कौशाम्बी किले की दीवार है। देखिए किस तरीके से ईंटे के द्वारा बनाई गई है। आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट से बनी दीवार का अवशेष है। यह एक भाग का निर्माण जो है संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। आगे चलते हैं। कर। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता भी। भाई जब वो किले बनवाएंगे, बड़ी सेना रखेंगे, तो उनको पैसे देने के लिए या उनकी संसाधन की पूर्ति करने के लिए उनको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। और पैसे कहाँ से आएंगे? कर से। जब टैक्स लगाएंगे जिनकी वजह से उनको कलेक्शन होगा, कलेक्शन से वो अपनी जो आवश्यकताएं हैं वो और शक्तिशाली करेंगे, सेना को भी शक्तिशाली करेंगे। तो कर जो है निर्धारण ये बहुत ज़रूरी था। ठीक है, इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी ज़रूरत होती थी। ठीक है, यानी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहार पर निर्भर ना कर रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। अब जो उपहार लेके आते थे उससे तो काम चलता नहीं था, कोई भरोसा थोड़ी ना है कि कोई हमेशा जो है उपहार आएगा। अब एक धीरे धीरे जब उपहार मिलने लगे तो उनकी वो मतलब उनकी ज़रूरतें और बढ़ने लगी। उन्होंने कहा कि डेली अब उपहार नहीं, अब कर लिया जाएगा। ठीक है, सेवा कर और ये सब जो है सुरक्षा कर, ये सब उन्होंने लगाए। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। ठीक है, प्रायः उपज का 1/6 हिस्सा जो है, 6वां हिस्सा वो लेते थे कर के रूप में, जिसे भाग कहा जाता था। कारीगरों के भी ऊपर लगाए गए कर जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि बुनकर, लोहार, सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उत्पादक के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने एवं बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों और संग्राहकों को जल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। ठीक है, इनका सबके अलग अलग टाइप के कर निर्धारित किए गए थे। कृषि में परिवर्तन। अब कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। पहला, हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे की फाल से आसानी से जोता जाता था, क्योंकि लोहा मजबूत होता था लकड़ी की अपेक्षा, इसलिए फसलों की उपज भी बढ़ गई। दूसरा, लोगों ने धान के पौधों का रोपण भी शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय वो धान के पौधे तैयार करने लगे और उनका रोपण करने लगे। ठीक है, अब पहले की तुलना में अधिक पौधे जीवित रहते थे। ठीक है, पैदावार अच्छी होने लगी। इससे कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास, दासी, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, जिसके पास भूमि नहीं था, उनको कमकार कहते थे। ठीक है,
आगे चलते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण, ठीक है। मगध, लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। 200 सालों के बीच में ये जनपद जो है वो महाजनपद बन गया, ठीक है। महत्वपूर्ण बन गया यानी जनपद तो महाजनपद में आ गया। गंगा और सोन नदियाँ जो है मगध से होकर के बहती थीं। ये यातायात, जल वितरण, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। कौन कौन नदियाँ थीं? गंगा और सोन नदी मगध से होकर के गुजरती थी, ठीक है। जो सम्राट अशोक, बिंदुसार और ये था चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था और इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में भी लगाया जाता था, ठीक है। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ और रथ बनाने की लकड़ी भी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें भी थीं। मजबूत औजार, हथियार बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण थी, ठीक है। आगे चलते हैं। मगध में दो ही बहुत शक्तिशाली शासक भी हुए, बिंबिसार और अजातशत्रु, ठीक है। अन्य जनपदों को जीतने के लिए इन्होंने हर संभव प्रयास भी किया और साधन भी अपनाते थे। महापद्म नंद भी एक महत्वपूर्ण शासक था जिसने अपने नियंत्रण का क्षेत्र उस महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगिरी, जो आधुनिक जो है राजगीर है, कई सालों तक मगध की राजधानी भी बनी रही। बाद में इसको पाटलिपुत्र, जो आज पटना है, उसको राजधानी बनाया गया। 2300 साल से पहले की बात है, जब मैसिडोनिया का राजा सिकंदर, जो विश्व विजय करना चाहता था, उसका जो लक्ष्य था विश्व विजय करना चाह रहा था, पूरी तरह से न सफल होने पर वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया, ठीक है। जब वह मगध की तरफ कूच करने लगा तो सिपाहियों ने क्या कर दिया? इनकार कर दिया, क्योंकि वो थक गए थे। इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासक के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। उनके पास ये नॉलेज हुआ कि जो भारत है उनके शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की सेना भी है, और वैसे भी वो लड़ते लड़ते भी थोड़ा सा वो हो गए थे, उनकी सेना की टुकड़ियां भी कम हो गई थी। आगे चलते हैं। वज्जी, सेकंड है वज्जी। यहाँ देखते हैं गण। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया गया जाता था, ठीक है। और संघ, संघ अर्थात संगठन या सभा, ठीक है। मगध, ऊपर आपने पढ़ा, ठीक है। मगध जो है वो एक शक्तिशाली राज्य बन गया, ठीक है। उसी के नज़दीक एक वज्जीराज था जिसकी राजधानी वैशाली, बिहार, जो आधुनिक बिहार है, वो वैशाली हुआ करती थी, ठीक है। उसका जो स्टेट था या राज्य था वो वज्जी के नाम से जाना जाता था। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे, ठीक है। अब यहाँ गण बताया गया। गण शब्द जो है का प्रयोग कई सदस्यों द्वारा जो मिल करके एक समूह बनाते थे उनको हम गण कहते थे, ठीक है। और संघ जो है संगठन कहते थे, संगठन सभा। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था, ठीक है। ये लोग बातचीत करके, वाद विवाद के जरिए, ठीक है, कैसे क्या करना है, शत्रुओं से कैसे आक्रमण करें, कौन सी नीति अपनाएं, तो इसके बारे में चर्चा और करते थे, ठीक है। जिसमें जो है दासियाँ, स्त्रियाँ, कमकार मतलब जिसके पास भूमि नहीं होती थी, ये सब जो है इसमें हिस्सा नहीं लेते थे, ठीक है। बुद्ध और महावीर, ठीक है, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन भी मिलता है। वज्र संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। किसमें से? दिग्घ निकाय, ठीक है। दिग्घ निकाय जो है वज्र संघ का एक वर्णन दिग्घ निकाय से लिया गया है, ठीक है। यह जो है बुद्ध के कई व्याख्यान इसमें वर्णित किए गए हैं। इन्हें लगभग 2300 साल पहले लिखा गया था। कब लिखा गया था? 2300 साल पहले। अजातशत्रु
या अजातशत्रु एवं वज्जी संघ। अजातशत्रु जो था वो वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था, परंतु उसके जो है इसी वजह से उन्हें क्या किया, अपने मंत्री वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। ठीक है, तो बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। तो तब उन्हें ऐसा पता चला कि उन्होंने कहा कि वज्रवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक क्या हो, वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहें, आपस में मिलजुल कर काम करते रहें, पारंपरिक नियमों का भी पालन करते रहें और बड़ों का सम्मान समर्थन और उनकी बातों का भी ध्यान देते रहें, तब जाकर के वो उन्नति करते रहेंगे। ठीक है, ये बात उन्होंने कही थी। आगे चलते हैं, और भी कुछ बातें हैं। उन्होंने कहा कि वज्जी महिलाओं के साथ जोर ज़बरदस्ती ना करें और उन्हें बंधक ना बनाएं, शहरों गांवों में चैत्यों का रख रखाव करें, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करें और उनके आने जाने पर कोई भी पाबंदी या रोक नहीं लगाएं। अगर इतना काम करते हैं तो उनका जीवन सुखद रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अन्यत्र में लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते थे। अब 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की थी जिसको प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते थे। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। यानी ये व्यवस्था जो प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी, ठीक है, या रिपब्लिक, ये चली 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त की जाती थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय के लिए साल भर से कम 40 बार बुलाई जाती थी। ठीक है, साल भर में कम से कम 40 बार वो सभा बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग लेते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा भी की जाती थी। नागरिकों को सेना, नौसेना और अपनी सेवाएं देनी होती थी। ठीक है, हाँ, औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। यानी इस समय भी नागरिक में औरतों का जो है वो स्थिति खराब थी। व्यापारियों, शिल्पियों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को नागरिक अधिकार नहीं मिले थे, यानी कुछ लोगों को मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। जो दास काम कर रहे थे खेतों, घरों, खदानों में, इनको जो है नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। नए शासक ये आए थे लगभग 30,000 साल पहले। ठीक है, महाजनपद लगभग 30,000 साल पहले, 3,000 साल पहले। सिकंदर का आक्रमण और दीघ निकाय का जो लेखन हुआ था वो 2300 साल पहले। और गण एवं संघ राज्यों का अंत जो हुआ वो 1500 साल पहले। 1500 साल पहले ये नष्ट हो गए थे, यानी अंत हो गया था। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कुछ और भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद।